हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द टेट्राहेड्रॉन केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा गाइज आपको याद है, कल मैंने डिस्कस किया था रमन इफेक्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आज हम क्लासिकल थ्योरी चल रहे हैं रमन इफेक्ट की, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसमें अवॉइड की जाएगी, लेकिन जहाँ नेसेसरी है वहाँ पे मैथमेटिकल कंसेप्ट आपको बताए भी जाएंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं आपको पहले से ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब जब आप बुक्स देखते हैं तो वहाँ पे एक रिलेशन जो है रमन इफेक्ट का आता है, और उस रमन इफेक्ट के रिलेशन को हम यहाँ डिराइव नहीं करेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये समझ लीजिए आप, अगर आपको ध्यान हो तो वो कुछ इस तरीके से रमन इफेक्ट का जो रिलेशन आता है फाइनली क्लासिकल डेरिवेशन में, म्यू इंड्यूस्ड इक्वल्स टू अल्फा जीरो ई जीरो कॉस टू पाई न्यू जीरो टी, जो जीरो न्यू जीरो इंटू टी। और क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं होता किसी भी तरीके का फ्रीक्वेंसी में, तो ये रेले स्कैटरिंग होती है। इसके बाद स्टोक्स और एंटी स्टोक्स के भी टर्म्स जो हैं आपके कॉस के फॉर्म में वहां पर आते हैं, तो उसको मैं यहाँ ड्राइव नहीं करूंगा, क्योंकि क्लासिकल इफेक्ट जो है वो वैसे भी फॉल्स इफेक्ट देता है, तो उसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तब मैं ज़रूरत पड़ने पे उसको बता दूंगा। फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्लासिकल जो रमन इफेक्ट है, इसको जो है आपका जी प्लेक्जेक ने 1934 में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जी प्लेक्जेक की थ्योरी है। दिस इज जी प्लेक्जेक। ओके, 1934 में इन्होंने इसको बताया था। सो होता क्या है इसमें, देखिए क्लासिकल थ्योरी में मान लीजिए आपका कोई ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल है। मैं सिंपल डायटोमिक, चलिए हाइड्रोजन को ही ले लेता हूं मैं। ये आपका एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और जैसे ही आप इसमें जो है लेजर से यूवी लाइट डालते हैं, कल भी बता रखा है कि यूवी लाइट से ही आपका रमन स्कैटरिंग जो है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी लाइट यूज होती है। तब क्या होता है कि इसमें जो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। मान लीजिए ये बॉन्ड स्ट्रेच हो गया, ठीक है, और इसके बाद फिर जब स्ट्रेच होगा तो कंप्रेस भी होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे स्प्रिंग की तरह, कभी कभी ये स्ट्रेच होगा, कभी कंप्रेस, कभी स्ट्रेच, कभी कंप्रेस। तो इस तरीके से इसमें आपका वाइब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, देखिए वैसे तो ये मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है हाइड्रोजन का। सारे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होते हैं, कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट तो होता नहीं। लेकिन ये जो वाइब्रेशन इसमें हो रहे हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इस वाइब्रेशन के होने की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इनके बीच में, ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं कि जैसे जब बॉन्ड बड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा है, और जब बॉन्ड छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो रहा है बेसिकली। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड होता है। तो जब भी ये इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड डिफॉर्म होते हैं तो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है। और बस यही कंडीशन रिक्वायर है रमन एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए, कि जैसे ही आपका वाइब्रेशंस हो या आपके रोटेशंस हो, वाइब्रेशन या रोटेशन कुछ भी हो सकते हैं, इनमें किसी भी तरीके का पोलराइजेबिलिटी चेंज होना चाहिए। अगर पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है तो मॉलिक्यूल रमन एक्टिव है, और वहां पे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी। तो इन शॉर्ट वर्ड यू कैन से द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव अ परमानेंट डायपोल मोमेंट, right, deforms the electronic charge cloud, and this deformation of electronic charge cloud changes the polarizability of the molecule, and such molecules are रमन एक्टिव। इतनी बात समझिए। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप हो सकती है कि कई बार अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, तो जनरली मैं वीडियो इस हिसाब से बनाता हूँ कि उन स्टूडेंट्स को भी समझ में आए जिन्होंने शायद पहले कभी रमन ना भी पढ़ी हो, या कोई भी टॉपिक उन्होंने ना पढ़ा हो। तो थोड़ा सा पोलराइजेबिलिटी को समझें कि ये पोलराइजेबिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो पोलराइजेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पे पिक्चर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ओके, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल का। अब मैं क्या करता हूं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। ओके, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ईएफ लिखता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव कंपोनेंट है, और पॉजिटिव एंड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव एंड है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इस मॉलिक्यूल को रखेंगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा।
ठीक है। और यहां से क्योंकि नेगेटिव है तो न्यूक्लियस इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एंड अगर इसमें ऐसे जनरेट होते हैं तो ये चार्ज सेपरेशन कहलाता है। और कहीं पर भी अगर चार्ज सेपरेशन होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ जाता है, जिसको मैं म्यू इंड्यूस्ड बोल देता हूं। म्यू इंड्यूस का मतलब इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव एंड अपोजिट कर देंगे तब ये चेंजेस भी आपके अपोजिट हो जाएंगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली ये म्यू जो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है ये आपका पोलराइजेबिलिटी के चेंज होने से ही बनता है। बेसिकली इसको पोलराइजेबिलिटी भी आप मान सकते हैं। ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहें व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, तो सिंपली यू कैन से व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो लेजर है। ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, it suffers in the distortion, electron cloud distortion, or the any kind of the distortion, and the positive charge nuclei will tend to attract towards the negative end of the electric field, and negatively charged electron will tend to attract towards the positive end of the electric field, and this charge separation produces the induced dipole moment in the molecule, and this is what we are polarizability। simply आप इसको polarizability बोल सकते हैं। ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए होता क्या है कि मान लीजिए मैंने कह दिया कि मेरे पास पोलराइजेबिलिटी है म्यू इंड्यूस्ड। ओके। तो म्यू इंड्यूस्ड में क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है। अच्छा, इसमें ये कंडीशन याद रखेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा नहीं है तब। ये ट्रू कब के लिए है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लो हो, लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तब के लिए ट्रू है। एज लॉन्ग एज यूर इलेक्ट्रिक फील्ड इज लो देन यूर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई। अब इसको अगर आप आगे और देखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इस म्यू इंड्यूस के प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन से रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पे आपको अल्फा मिल जाएगा। सी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये अल्फा है। ठीक है। एंड अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा ई। ठीक है। जहां पे ये अल्फा बेसिकली आपकी पोलराइजेबिलिटी है। ये क्या है, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ठीक इसी तरीके से क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये भी आपका एक वेक्टर होता है। तो इसमें याद रखेंगे कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर है, जबकि ये जो अल्फा है ये टेंसर है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं, बेसिकली ये टेंसर जो होते हैं ये एलजेब्रा में आप लोग पढ़ते हैं, और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज होता है। इतना भी जान लें तो ठीक ठाक आपके लिए है, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। हालांकि इसको हम आगे आने पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है आपका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से एक सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात यहां से आप समझ सकते हैं। वो सिंपल सी बात ये है कि जो आपका ये डाइपोल मोमेंट है, ये इंड्यूस डाइपोल मोमेंट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शन एक्स वाई जेड तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक्सिस में इसको निकाल सकते हैं। ठीक। तो कैसे इसको आप कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज म्यू इंड्यूस्ड इन एक्स डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका पोलराइजेबिलिटी प्रोड्यूस्ड इन द एक्स डायरेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द एक्स डायरेक्शन। तो दो एक्स यहां पे लगा देते हैं, अल्फा एक्स एक्स कह देते हैं। इसका मतलब देखिए, पहला वाला एक्स जो है ये पोलराइजेबिलिटी के लिए है, और दूसरा वाला एक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है पोलराइजेबिलिटी और द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन एक्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विच इज ऑल्सो अप्लाइड इन द डायरेक्शन एक्स। अब लेकिन ये तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सभी जगह होगा, तो फिर इसमें आप कर सकते हैं अल्फा एक्स वाई दैट इज ई वाई। अब क्या है, इसका मतलब क्या है कि पोलराइजेबिलिटी चेंज, और यू सी द, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड इन द एक्स डायरेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द वाई डायरेक्शन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं चेंज इन द पोलराइजेबिलिटी इन द एक्स डायरेक्शन व्हेन द फील्ड इज अप्लाइड इन द वाई डायरेक्शन। ठीक है। ऐसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं अल्फा एक्स जेड। अब की बार जेड जो है आपका, ये डायरेक्शन किसका है, ये
इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो ऐसे आप एक्स के लिए निकाल सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, म्यू इंड्यूस्ड वाई के लिए भी निकाल सकते हैं। तो वाई के लिए निकालेंगे तो अल्फा वाई इंटू एक्स, दैट इज ई एक्स। अब क्या है, वाई डायरेक्शन में जो आपका म्यू डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है वो आप ये देख रहे हैं, और ये इंड्यूस हुआ है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने एक्स डायरेक्शन में लगाया है। तो ठीक ऐसे ही आप अगला कर सकते हैं, अल्फा वाई वाई ई वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन का पोलराइजेबिलिटी चेंज या वाई डायरेक्शन में प्रोड्यूस्ड आपका मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट जो कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ही आपको अचीव हुआ है। ठीक वैसे ही आप इसको कर सकते हैं, अल्फा वाई जेड इंटू ई जेड। तो बार बार इसको बताने की जरूरत नहीं है, एक कंपोनेंट ये मिल जाएगा तो एक्स में मिल गया, वाई में मिल गया। तो यही म्यू इंड्यूस्ड आप अब जेड डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो जेड के लिए जब आप निकालेंगे देन इट वुड बी जेड एक्स ई एक्स प्लस अल्फा जेड वाई इंटू ई वाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप फिर इसको अल्फा जेड जेड ई जेड, इस तरीके से ये कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, बस यहां पे ये ध्यान रखना है, अगर कोई कहता है अल्फा एक्स एक्स क्या है, तो आप कहेंगे पोलराइजेबिलिटी प्रोड्यूस्ड इन द एक्स डायरेक्शन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन द एक्स डायरेक्शन, या तो ये कह लें। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझेंगे और तब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। और यहां से आपको पता है कि जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा, टोटल म्यू इंड्यूस्ड होगा, टोटल, राइट, ये सारे के सारे कंपोनेंट का सम होता है, म्यू आई एक्स प्लस म्यू आई वाई प्लस म्यू आई जेड। सॉरी, ये आउट ऑफ द स्केल जा रहा है, थोड़ा सा इसको उधर शिफ्ट कर लेने। ठीक है, तो इस तरीके से आपका होता है। तो आपको पता होना चाहिए, व्हेन यू अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वन डायरेक्शन, इन एनी डायरेक्शन, से यू आर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तीनों डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट करेगा। ये एक्स में भी डिस्टॉर्ट करेगा, ये वाई में भी डिस्टॉर्ट करेगा, और साथ ही साथ ये जेड डायरेक्शन में भी डिस्टॉर्ट करेगा। तो इस तरीके से ये आपके जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, इनकी वैल्यूज आपको मिलती हुई नजर आती हैं। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं को ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इनको अगर आपने इसको आपने रिजल्ट्स को, इन रिजल्ट्स को अगर आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सिंपली क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, ये है इसको हम चेंज कर देते हैं से पी एक्स में, और इसको चेंज कर देते हैं पी वाई में, और इसको चेंज कर देते हैं पी जेड में, ताकि बार बार मेरे को इतना ज्यादा ना लिखना पड़े। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म, अब यहां पे देखिए, अगर आप मैट्रिक्स बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप समझते चलिए, और इंटरेस्ट है तो आप थोड़ी बहुत मैट्रिक्स सीख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप देखें तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने में हो जाएगा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट का इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ले आए। अब इधर हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के बाद इसको 3x3 की मैट्रिक्स में बनाते हैं। तो 3x3 की मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें आपकी रोज और कॉलम दोनों 3-3 होंगे, 3-3 होंगे। तो आपको पता है ये तो कॉलम होंगे तो ये 3 हो जाएंगे, सॉरी ये रोज हैं आपकी तो ये 3 हो जाएंगी, और ये कॉलम्स हैं ये भी आपके 3 हो जाएंगे। तो कैसे हैं, देखिए अल्फा एक्स एक्स यहां लिख दीजिए आप, अल्फा एक्स एक्स, दूसरा कंपोनेंट इसका आपके पास क्या है, अल्फा एक्स वाई, और तीसरा कंपोनेंट है आपका अल्फा एक्स जी और एक्स जेड, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। फिर यहां से नीचे वाले में देखें, अगला आपका हो जाएगा अल्फा वाई एक्स, दूसरा हो जाएगा अल्फा वाई वाई, और तीसरा हो जाएगा आपका अल्फा वाई जेड, ये वाला कंपोनेंट। फिर लास्ट वाला देख लेंगे, अल्फा जेड एक्स, देन अल्फा जेड वाई, और उसके बाद हो जाएगा आपका अल्फा जेड जेड, ये हो गया। अब ई एक्स ई वाई ई जेड बाहर निकाल लीजिए मैट्रिक्स से, तो ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको मिला था, बेसिकली हम इसको बाहर लिख दे रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आपका ये ऐसे हो जाएगा, ई एक्स ई वाई और ई जेड, तो ये इसकी मैट्रिक्स फॉर्म होती है आपकी। ठीक है, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है, और यही वाला जो पार्ट होता है बेसिकली ये टेंसर है। इतना समझ लें आप इसको, इसको ही आप टेंसर बोलते हैं, तो ये आपका टेंसर है। ठीक है, अगर इतना समझ में आता है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे हम देख सकते हैं
कि बेसिकली इसमें है क्या आपका। अब यहाँ से जो बातें, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, देखिए मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट नहीं रहा, 10th में मैंने मैथमेटिक्स छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स मैंने काम चलाने के लिए सीखी है। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने कंपोनेंट हैं और कितने एलिमेंट्स हैं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें एलिमेंट्स हैं। और जो प्रॉपर्टी है इस मैट्रिक्स की, ठीक है, ये आप मान के चलिए कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो आपको ठीक बता रहा हूँ। ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये आपको जानने की जरूरत नहीं है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, वैसे ट्रांसपोज करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, खैर उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, आगे क्या होगा। तो ये मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, ठीक है, तो इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप सी जनरली इसमें क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर आप करते हैं कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर लेते हैं, तो वो ट्रांसपोज भी इसी के जैसा ही आएगा, इसके इक्वल आएगा। ठीक है, सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इफ वी टेक द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स देन इट विल बी इक्वल टू इटसेल्फ, उसके ही बराबर हो जाएगा आपका। इतना आप ध्यान रखेंगे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब ये इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको देखें एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे आपको इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मिलती हुई नजर आएगी। वो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को समझे यहां से, क्योंकि देखिए बुक्स में इतना दिया हुआ है और जो मैथमेटिक्स नहीं जानते वो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि ये दिया क्यों है और इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है। देखिए ये इसका डायगोनल एलिमेंट है, जिनको मैं आपका किसी दूसरे कलर से मार्क करता हूं, चलिए इससे मार्क करते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट है, अल्फा एक्स एक्स, अल्फा वाई वाई और अल्फा जेड जेड, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं। और बाकी के ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। इस केस में जो ये आपके 9 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इन केस में मान लीजिए ये जो आपका अल्फा एक्स वाई है, ये वाला, ये जो है अल्फा वाई एक्स के बराबर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। अल्फा वाई एक्स ये बराबर होंगे, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही ये वाई जो आपका सेंटर है, इसके अराउंड पे अल्फा जेड एक्स और अल्फा एक्स जेड है, ये भी बराबर होते हैं। तो अल्फा एक्स जेड इक्वल टू अल्फा जेड एक्स, ये भी बराबर होते हैं। ठीक ऐसे ही ये आपका जो है जेड कंपोनेंट है, इसके अराउंड अल्फा जेड वाई और अल्फा वाई जेड, ये भी बराबर होते हैं। तो अल्फा वाई जेड इक्वल्स टू अल्फा जेड वाई, ये आपके इक्वल होते हैं। ठीक है भाई। अब ये इक्वल क्यों होते हैं, इसके पीछे भी क्लियर कट कॉन्सेप्ट है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि एक दूसरे से कनेक्ट की जाती हैं, जो साइन रिवर्स करके आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, और डायरेक्शन चेंज करने पे अगर आप डायरेक्शन चेंज करने पे ये प्रॉपर्टीज भी अगर चेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल से अगर आप एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं और उससे आपका पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है, और अगर आप दूसरी बार में फिर आप दूसरे डायरेक्शन में पोलराइजेबिलिटी लगाते हैं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाता है, ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के केस में ये जो आपके एक्सिस के अराउंड जो आपके ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इक्वल हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, द प्रॉपर्टीज दैट आर कनेक्टेड बाय द रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, दे आर इक्वल एक्चुअली। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज जो कि मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्सल करने से या आपका इंड्यूस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं, तो वो आपकी इन केसेस में आप देखेंगे कि ये आपकी इक्वल हो जाती हैं। तो अर्लियर इसमें कितने कंपोनेंट थे, 9 कंपोनेंट थे, लेकिन अब हमारे पास कितने कंपोनेंट रह गए, सिर्फ 1 2 3, और ये तो फिर सेम ही हो गए, तो 4 5 6, तो 9 कंपोनेंट से अर्लियर यहां पे आपको लगता था कि मेरे पास 9 एलिमेंट या 9 कंपोनेंट इसमें है, लेकिन जब ये सारे इक्वल हो गए आपके, ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो गया, ये और ये भी इक्वल हो गया, तो टोटल कंपोनेंट आपके क्या हो गए, 3 तो डायगोनल वाले और 4 5 6, टोटल 6 कंपोनेंट आपके पास रह गए। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका, इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब जनरली जब हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, तो हम इनका डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं। डायगोनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि हम इसको चेंज कर देंगे, तो क्या होगा, डायगोनलाइजेशन करने में इनकी जो एक्सिस हैं वो चेंज हो जाती हैं,
और बाकी जितने ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कंपोनेंट्स हैं ये सारे के सारे जीरो हो जाते हैं। तो इसको आप कहते हैं डायगोनलाइजेशन। तो डायगोनलाइजेशन इसको देखिए, दोबारा देखते हैं कि कैसे डायगोनलाइजेशन कम कर सकते हैं हम इसका। इसको समझिए यहां पर किस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इस केस में जैसे मेरे पास मैट्रिक्स था कुछ इस तरीके से। ठीक है, मेरे पास था अल्फा एक्स एक्स, ओके, और अल्फा एक्स वाई और अल्फा एक्स जेड। इसके बाद था मेरे पास अल्फा वाई एक्स, अल्फा वाई वाई, और इसके बाद था अल्फा वाई जेड, और इसके बाद मेरे पास था अल्फा जेड एक्स, और इसके बाद था मेरे पास अल्फा जेड वाई, और लास्ट में मेरे पास था अल्फा जेड जेड। ये मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मैं फिर इसको क्या करता हूं, डायगोनलाइजेशन कर देता हूं इसका, डायगोनलाइजेशन। तो डायगोनलाइजेशन करने का मतलब क्या है कि सिर्फ डायगोनल रहेगा इसमें, और बाकी जो ऑफ डायगोनल हैं, बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके इसमें जीरो हो जाएंगे। और लेकिन उसमें साथ साथ होगा क्या कि ये प्राइस जो एक्सिस है आपकी ये भी चेंज हो जाएगी, नई एक्सिस आ जाएंगी, क्योंकि जब आपने डायगोनलाइजेशन कर दिया, इसको चेंज कर दिया, तो एक्सिस जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का नेगेटिव था तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव में चला जाएगा, वाई वाला पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा, जेड वाला भी चेंज हो जाएगा। तो अगर ये आपके चेंज हो जाते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नई एक्सिस मिल जाएंगी मुझे, तो मैं इसको अल्फा एक्स डैश कह देता हूं। ठीक ऐसे ही दूसरा डायगोनल में मेरे पास वाई था, अल्फा वाई डैश, ये चेंज हो गए हैं। ऐसे ही अल्फा जेड डैश और जेड डैश कर देते हैं। बाकी देखिए, इसका जो दो एलिमेंट थे वो जीरो हो जाएंगे, इसके दो एलिमेंट थे वो जीरो हो जाएंगे, इसके दो एलिमेंट हैं वो जीरो हो जाएंगे। तो बेसिकली ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स जब आप इसका करेंगे, याद रखेंगे कि ये आपके एक्सिस के जो है, ये एक्सिस आपकी चेंज हो जाती है। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस अगर एक्स एस वाई वाई जेड जेड थी, अब की बार ये एक्स डैश वाई डैश जेड जेड, ये आपकी जो है प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी आपकी। तो अब हमारे 6 में से सिर्फ कितने कंपोनेंट बचे, सिर्फ 3 कंपोनेंट या 3 एलिमेंट इसमें आपको बचे। 3 एलिमेंट बचने का मतलब यह है कि 3 तरीके की पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए थी। देखिए, अगर इस वाले को लेते हैं, 6 कंपोनेंट के हिसाब से 6 पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए, 9 के हिसाब से 9 पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए थी, लेकिन मैथमेटिकली रिड्यूस करके 6 पोलराइजेबिलिटी मिली। और क्योंकि सिमेट्री मैट्रिक्स का हमेशा डायगोनलाइजेशन हो सकता है, तो उसमें बाकी सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो सिर्फ ये मिल जाता है। तो अब इसमें सिर्फ क्या है, आपकी 3 तरीके की जो है आपके पोलराइजेबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहां पे भी फिर आपने एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बाकी तो चेंज हो रहे थे लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा था ना। तो ये इनवेरिएंट है, जो ये आपका ये वाला एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका जो है इनवेरिएंट है, ये किसी भी तरीके से आपका चेंज नहीं हो रहा है। और जब ये कंडीशन आपकी लगती है, जब ये इनवेरिएंट होते हैं, तो इसमें जो आपका जितने भी आपके एलिमेंट्स आए होते हैं डायगोनल में, उससे एक कम हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3 थे, तो अब की बार इसमें आपके कितने रह जाएंगे, सिर्फ 2 ही कंपोनेंट इसमें रह जाएंगे। और अगर 2 ही कंपोनेंट रह जाएंगे तो फिर पोलराइजेबिलिटी भी आपकी 2 तरीके की होगी। तो इसको ध्यान से दोबारा समझिए कि इस केस में कंडीशन क्या थी। ठीक है, आपका इस केस में देखिए क्या था, अब प्रिंसिपल एक्सिस जो थी आपकी वो क्या हो गई थी, अल्फा एक्स डैश, ठीक है, प्लस अल्फा वाई डैश प्लस अल्फा जेड डैश, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है। और ये इनवेरिएंट है, बेसिकली अगर देखें तो ये इक्वल किसके हैं, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड इसके बराबर ही है बेसिकली। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो 3 कंपोनेंट ना मिलकर आपको 2 ही कंपोनेंट मिलेंगे, क्योंकि नई एक्सिस आपको ये वाली मिल रही है। तो जब 2 ही कंपोनेंट आपको मिलेंगे तो पोलराइजेबिलिटी भी 2 तरीके की होती है। एक आपकी पोलराइजेबिलिटी होती है पैरेलल, ठीक है, और दूसरी पोलराइजेबिलिटी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो पैरेलल आपकी पोलराइजेबिलिटी होती है, जो कि बॉन्ड के साथ चलती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन था और ये हाइड्रोजन था, और यहां पे पोलराइजेबिलिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये पैरेलल चल रही है ना इसके, तो ये हमेशा ज्यादा होती है। तबकि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होंगी, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फिर ये पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी, वहां पे ये आपकी
कम होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी पड़ेगी। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ट्रेस, बेसिकली जो ये ट्रेस था आपका मैट्रिक्स का, ठीक है, ये इनवेरिएंट था। और अगर ये इनवेरिएंट है तो फिर नए एक्सेस के केस में आपको सिर्फ दो ही तरीके की आपको पोलराइजेबिलिटी मिल सकती है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिकल और नॉन मैथमेटिकल दोनों मिला के मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, ये आपने ये तो बता दिया कि ये दो तरीके की पोलराइजेबिलिटी थी और इस तरीके से काम चल रहा था, लेकिन ये पैरेलल पोलराइजेबिलिटी और परपेंडिकुलर जो पोलराइजेबिलिटी है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो जैसे ही इसके यूज की बात आती है तो यहां से आप क्या कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि डिग्री ऑफ पोलर, इस पे क्वेश्चन भी आप लोगों से जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन अगर आपने एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। देखिए, इसको बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पे बताते हैं। जैसे मैंने इसको लिख दिया डीपोलराइजेशन रेशियो, डी पोलराइजेशन रेशियो और डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, इसको से रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह आपका मिल जाता है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, राइट, परपेंडिकुलरली, दैट इज आई डीपोलराइज्ड, राइट, आई डीपोलराइज्ड। परपेंडिकुलर में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, और डिवाइडेड बाय आई पोलराइज्ड। तो ये आपका पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल में आपका पता है ज्यादा होता है, ये पोलराइज्ड है पैरेलल वाली, और आपकी जो परपेंडिकुलर वाली है ये डीपोलराइज्ड है। तो ये पोलराइजेशन रेशियो, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपका CSIR नेट और गेट में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इसकी यूटिलिटी है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बैंड बनते हैं, मैं यहां से एक चीज और आपको बताता हूं। एक तो होते हैं पोलराइज्ड बैंड, पोलराइज्ड बैंड, ओके। तो पोलराइज्ड रमन बैंड क्या है? पोलराइज्ड रमन बैंड के केस में ये जो डीपोलराइजेशन रेशियो है, जो कि आप आई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आई पैरेलल से निकालते हैं, इसकी वैल्यू 0.75 से कम होती है। और अगर मैं कहता हूं कि मेरा डीपोलराइज्ड बैंड है, डीपोलराइज्ड रमन बैंड, तो उसके लिए ये वैल्यू जो होगी ये 0.75 से ज्यादा होगी। तो ये यूटिलिटी इसकी है। तो आपको कभी अगर पहचानना हो कि बैंड पोलराइज्ड है या डीपोलराइज्ड है, और आपको अगर ये वैल्यूज दे रखी हैं, पीक इंटेंसिटी जो पीक की है आपकी, ये सॉरी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट नहीं था, ये इंटेंसिटी थी, वेरी सॉरी। तो ये इंटेंसिटीज का जो रेशियो है आप ये निकाल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ द पीक इंटेंसिटी of the parallel and the perpendicular component is called your depolarization ratio। तो इसकी यूटिलिटी यहां से समझ में आती है। तो जो मैट्रिक्स आप लोग बोलते हैं कि ये इस तरीके से मैट्रिक्स बन रही हैं और ये काम हो रहा है, तो ये मैट्रिक्स का यूटिलाइजेशन होता है, जिसमें इसमें बैंड्स को पहचाना जाता है कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये आपने समझना पड़ेगा, इसको आपने जानना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा इस केबल को हटा देते हैं, केबल का इंप्रेशन आ रहा है जो कि ठीक नहीं लग रहा है। आई होप यहां तक आपको क्लियर है, इसमें किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस पोलराइजेबिलिटी के हिसाब से बोलते हैं कि कैसे पोलराइजेबिलिटी टेंसर के हिसाब से रमन एक्टिविटी समझाते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स भी इस बात को कहती है कि जो आपका वाइब्रेशन रमन एक्टिव होंगे, उसके लिए जरूरी है कि जो पोलराइजेबिलिटी टेंसर था, भाई पोलराइजेबिलिटी टेंसर कहाँ था, ये आपका पोलराइजेबिलिटी टेंसर था, ये वाली मैट्रिक्स ना। तो रमन, ये क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है कि अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स चेंज होते हैं, ठीक है, और वाइब्रेशन के दौरान, तभी आपका जो है जो वाइब्रेशन है वो सॉरी रमन एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इन द लाइट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स यू कैन से द वाइब्रेशन इज रमन एक्टिव if one of the components or one of these components alpha xx alpha yy alpha zz of polarizability tensors is changed during that vibration, तभी वो रमन एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आपके मॉलिक्यूल का चाहे रोटेशन हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल का रोटेशन ना हो के मान लीजिए कि वाइब्रेशन हो, तो उनमें अगर पोलराइजेबिलिटी इस तरीके से ये टेंसर चेंज होते हैं तो रमन एक्टिव वाइब्रेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए और सामने आता है कि अक्सर बुक्स में आपने देखा होगा कि पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड एक टर्म आता है।
तो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड को अभी समझने की कोशिश करते हैं क्या है, लेकिन उसमें जाने से पहले थोड़ा सा ये मैं एक ये डायग्राम अक्सर आपको बुक्स में मिल जाता है, तो इस डायग्राम को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैमरा कुछ इस पोजीशन पे है कि मैं इसको पूरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। चलिए फिर भी देखते हैं कि किस तरीके से है। तो ये पूरा एक साइकिल ले रखा है, एक ये पूरा साइकिल चल रहा है, ठीक है, और मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है। से ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो अगर आप इसको π/2 ऐसे रोटेट करते हैं इस डायरेक्शन में, देखिए रोटेशन का मतलब सिंपली आप क्या कर रहे हो कि इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई 90 डिग्री गई, π/2 का मतलब 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो अगली पोजीशन में ये ऐसे बन जाएंगे। तो देखिए अगली पोजीशन ये है, तो ये आपका रमन एक्टिव वाइब्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहले पोलराइजेबिलिटी इस डायरेक्शन में मैक्सिमम थी, मैंने बताया था कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में, क्योंकि इसका कलर चेंज कर लेते हैं, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में जो न्यूक्लियर जो बॉन्ड होता है उसके पैरेलल पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये इलिप्सॉइड के केस में ऐसा दिख रहा है ना, इधर ये ज्यादा होगी, परपेंडिकुलर में कम होगी। देखिए ये एरिया ज्यादा है, इधर कम होगी आपकी। जैसे ही आप इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो अब जो पोलराइजेबिलिटी है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो अब ये यहां ज्यादा हो जाएगी, यहां कम हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, रोटेशन करने से पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। फिर अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो इस पोजीशन पे आती है, फिर से रोटेट करते हैं तो इस पोजीशन पे आती है। तो रोटेशन करने पे पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है, और जब रोटेशन करने पे पोलराइजेबिलिटी चेंज होती है तो मॉलिक्यूल आपका जो है रमन एक्टिव होता है, और उसके लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की जा सकती है। तो ये तो रोटेशन का केस है। ठीक वैसे ही अगर आप रोटेट ना करना चाहें, स्ट्रेच करना चाहें, तो देखिए ये आप है, इसको आप स्ट्रेच कर दीजिए। तो देखिए अब की बार पोलराइजेबिलिटी ऐसे थी कुछ, लेकिन जैसे ही स्ट्रेच करेंगे तो ये बढ़ जाएगी आपकी, तो फिर से पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है। तो मॉलिक्यूल आपका क्या है, रमन एक्टिव है। तो यहां पे देखिए नीचे लिखा हुआ भी है, चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रोटेशन। पहला वाला पार्ट मैंने रोटेशन बताया, और दूसरा आपका मैंने स्ट्रेचिंग बताया। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है भाई। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो यहां से एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुक्स में अक्सर दिया हुआ है, बानवेल की अगर आप किताब पढ़ें तो उसमें आपका दिया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से। वहां पे आप ये जो पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड है इनका कंसेप्ट समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि ये पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड बेसिकली है क्या। पोलराइजेबिलिटी एलिप्सॉइड, ठीक है। तो इसके लिए मैं सिंपली आपको बता दूं, मान लीजिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, फंक्शन बनाइए, और फंक्शन बनाने के साथ इसका आप प्लॉट करिए इसको और शेप निकालिए। वो क्या होगा, अल्फा एक्स प्राइम एक्स प्राइम, जो हमको मिले थे आपके, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा वाई प्राइम एंड वाई प्राइम। तीसरा जेड प्राइम एंड जेड प्राइम। क्योंकि भाई देखिए तीनों डायरेक्शन में चेंज होना है, तो इसको अगर आप इसका फंक्शन बना के इसको प्लॉट करते हैं तो इसको प्लॉट करने पे आपको एक 3D सरफेस मिलती है। ओके, आपको क्या मिलती है, 3D सरफेस। और वो 3D सरफेस ही आपका जो है वो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है। तो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड को अगर आपने समझना है तो इसको समझने के लिए आप एक एग का, परफेक्ट एग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप मेलन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तरबूज का एग्जाम्पल। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड कुछ नहीं है, ये बेसिकली मैथमेटिकल प्लॉट से जब आप बनाते हैं, बट इसके लिए आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि किस फंक्शन का आप जो ग्राफ का प्लॉट है वो कैसा आता है। भाई कहीं में पैराबोला आ जाता है, कहीं में इलिप्सॉइड आ जाता है, कहीं में कुछ आ जाता है, तो उसके लिए उतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मैंने आपको जितना ये एक्सप्लेन कर दिया है, दिस इज मोर देन इनफ। आप इससे बहुत आसानी से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड कुछ इस तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जनरली अगर कोई पूछता है व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड, तो आप कहेंगे इफ वी प्लॉट these new coordinates, right, 1 upon square root of the new principal coordinates, where one is the direction of where alpha and other one is the
डायरेक्शन सी, बोथ आर द कोऑर्डिनेट, डायरेक्शन तो नहीं कह सकते। तो क्या मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लीजिए और उससे इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस में आप क्या करें, ये प्लॉट करिए, तो एक आपको 3D सरफेस मिलेगी, वही आपका पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है। अब अगर आप पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड के टर्म्स में बताना चाहते हैं कि वाइब्रेशन रमन एक्टिव होगा या नहीं होगा, तो जनरली मान लीजिए कि मेरा जो ये आपका पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। तो बेसिकली ये इलिप्सॉइड ऐसे नजर आता है। तो इलिप्सॉइड ये कब रमन एक्टिव होगा, कब नहीं होगा? मान लीजिए मैं इसमें वाइब्रेशन करवाता हूं, इसमें लाइट शाइन करी और लाइट शाइन करने के बाद ये वाइब्रेशन किया। अगर वाइब्रेशन करने पे इसका साइज चेंज हो जाए, ठीक है, और साइज में चेंज ना हो तो अगर इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाए, या तो साइज चेंज हो या ओरिएंटेशन चेंज हो, ठीक है, तब ऐसे वाइब्रेशंस जो हैं वो रमन एक्टिव वाइब्रेशन कहलाएंगे। लेकिन जिसमें किसी तरीके का चेंज नहीं होगा वो आपके रमन इनएक्टिव वाइब्रेशंस कहलाएंगे। मैं नॉर्मल वाइब्रेशंस की बात आपसे यहां पे कर रहा हूं। तो अगर इनका भी किसी कोई एग्जांपल देखा जाए, अक्सर बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल मिलते हैं, तो चलिए इस एग्जांपल को लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला है, ठीक है, ये वाइब्रेशंस है, देखिए न्यू 1 एक वाइब्रेशन है, न्यू 3 दूसरा वाइब्रेशन है, और न्यू 2 दूसरा अगला वाइब्रेशन है। तो इन वाइब्रेशंस को आप पहचानने की कोशिश करें, ठीक है, कैसे ये आपके रमन एक्टिव हैं या रमन एक्टिव नहीं है। तो देखिए ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दैट इज Q इक्वल्स टू 0, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, Q प्लस यहाँ पे मान लेते हैं, और इस वाले को आप -Q मान लेते हैं। तो ये एक न्यू 1 वाइब्रेशन है, और ये न्यू वाइब्रेशन मान लीजिए, इसको मैं बोलता हूं सिमेट्रिक स्ट्रेच। ये सिमेट्रिक स्ट्रेच है। तो अगर आपने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेच आप जानते हैं। हालांकि जब मैं आईआर पढ़ाऊंगा तो जरूर इसकी बात करेंगे। तो ये वाला सेंटर का मॉलिक्यूल है। अब मैं अगर इसकी सिमेट्रिक स्ट्रेच करता हूं, देखिए, तो इस सिमेट्रिक स्ट्रेच में मैं जनरली क्या करता हूं, मान लीजिए कि इसको अंदर की तरफ प्रेस करता हूं और इसको भी अंदर की तरफ प्रेस करता हूं, दोनों को। तो दोनों को अंदर की तरफ को कंप्रेस कर रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली आपका जो है कंप्रेसिंग हो रही है। और जब सिमेट्रिकली कंप्रेस होगी तो सिमेट्रिक कंप्रेस होने में क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएंगी। तो उसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे -Q एक्सट्रीम पे मैंने दिखाया है। तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई और मेरा जो पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड है, अब जब आप इसको ऐसे कंप्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये बीच से दबेगा लेकिन फिर ये लंबा हो जाएगा बीच में। तो इसमें आप एक बलून, एक गुब्बारे का एग्जांपल ले सकते हैं। मैं गुब्बारे का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, मान लीजिए आपने एक बलून फुलाया ऐसे करके कहीं पर, ठीक है, और इस बलून को अगर आप इधर से भी प्रेस करते हैं और इधर से भी ऐसे उंगली से दबाते हैं तो बीच से लंबा हो जाएगा ऐसे करके। तो वही चीज यहाँ पे हो रही, देखिए ये लंबा हो गया आपका। तो ये चेंज हो गया, पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब अगर ये तो कंप्रेस करने की बात करी, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, ठीक है, तो स्ट्रेच करने पे क्या होगा, मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को इधर खींचता हूं, इस बॉन्ड को भी इधर खींचता हूं, सिमेट्रिकली स्ट्रेच करता हूं दोनों को, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो ये बड़ी हो गई इधर। तो इसके बड़े होने से क्या होगा, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे इस तरीके से मैंने इसको स्ट्रेच किया, तो ये ऐसे पतला होता चला जाएगा, तो ये आपका साइज छोटा हो जाएगा। तो +Q और -Q एक्सट्रीम पे आप देखिए पोलराइजेबिलिटी जो आपका एलिप्सॉइड है, इसका साइज चेंज हो जा रहा है और ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन की वजह से हो रहा है। तो ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये रमन एक्टिव है। ये कैसा है, रमन एक्टिव, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगले वाइब्रेशन की बात करता हूं, वो भी स्ट्रेचिंग ही है। ये मेरी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, मान लीजिए ये मेरी है एसिमेट्रिक स्ट्रेच। तो एसिमेट्रिकली मैं इसको स्ट्रेच करना चाह रहा हूं। तो अब सेंटर से स्टार्ट करते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, इसको तो मैंने अंदर की तरफ को कंप्रेस किया, ठीक है, और इसको मैंने बाहर की तरफ बढ़ाया, तो क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, और ये आपका बड़ा होगा। तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फिर एसिमेट्रिक स्ट्रेच ऐसे करता हूं कि इसको अंदर की तरफ प्रेस करता हूं ऐसे करके, और इस वाले को मैं बाहर की तरफ, ठीक है। एसिमेट्रिक में दोनों एक तरफ जाएंगे, सिमेट्री में दोनों एक दूसरे के आसपास आएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या था, दोनों एक दूसरे को फेस करते हुए आ रहे थे या दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, जबकि एसिमेट्रिक में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो जब आप इसको इधर की तरफ को करेंगे तो ये वाला बॉन्ड बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो रिजल्ट में इलिप्सॉइड ये ऐसे आ रहा है। अब देखिए हुआ क्या है कि जो आपका +Q, देखिए साइज तो चेंज हुआ इसका, लेकिन
प्लस क्यू और माइनस क्यू जो एक्सट्रीम थी, इन दोनों पे इसका साइज सेम है। अब जब ऐसा होगा तो फिर ये वाइब्रेशन रमन एक्टिव नहीं होंगे, ये रमन इनएक्टिव होगा। तो एसीमेट्रिक स्ट्रेच जो है ये रमन इनएक्टिव है, ये रमन इनएक्टिव है। ठीक है। अब तीसरा वाइब्रेशन CO2 में क्या पॉसिबल है, दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशन। तो ये सेंटर से स्टार्ट करते हैं, इसको बेंड करते हैं। देखिए स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं तो इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, और जब आप बेंडिंग करते हैं तो इसमें बॉन्ड एंगल चेंज होता है। तो इसमें मान लीजिए मैं इसको ऐसे करता हूं कि इसको ऊपर की तरफ खींचता हूं और इनको नीचे की तरफ खींचता हूं, तो ये दोनों ऑक्सीजन मेरे नीचे आ जाएंगे, कार्बन ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये कार्बन ऊपर चला गया, ऑक्सीजन मेरे नीचे आ गए। तो इस केस में जो अगर आपका पोलराइजेबल इलिप्सॉइड है वो जिस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी बेंडिंग वाइब्रेशन है, इसमें आप बेंड कर रहे हैं। अब दूसरी बेंडिंग वाइब्रेशन ऐसी भी तो कर सकते हैं कि मैं इन दोनों को तो ऊपर खींचूं और कार्बन को नीचे की तरफ लाऊं, तो कार्बन नीचे आ जाएगा, दोनों ऑक्सीजन ऊपर। इस केस में भी देखिए बेंड हो गया, लेकिन पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड में रहा, इस तरीके से आया आपका। ठीक। तो अब देखिए पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड जो टू एक्सट्रीम्स प्लस क्यू और माइनस क्यू वाली है, इन पे ये सेम है। तो कोई चेंज जब आया ही नहीं है तो ये वाइब्रेशन भी रमन इनएक्टिव ही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में सिर्फ एक सिमेट्रिक स्ट्रेच जो है वो रमन एक्टिव है, और जो एसिमेट्रिक स्ट्रेच है एसिमेट्रिक स्ट्रेच है वो रमन इनएक्टिव है, और बेंडिंग वाइब्रेशन भी रमन इनएक्टिव है। तो ये डायग्राम आपको किताबों में बताया गया है, इसको आपको समझने की जरूरत है और आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है। ठीक उसी तरीके से आप वाटर के मॉलिक्यूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको समझाया है ठीक वही कंसेप्ट, वही जो फंडा मैंने आपको बताया पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड का, वो मैंने यहां पे आपको दे दिया है लाकर। ठीक है। तो इस केस में आप देखिए वाटर के केस में है, तो वाटर के केस में देखिए ये प्लस क्यू है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, और ये माइनस क्यू। तो यहां पे अगर आप स्ट्रेच करते हैं इसमें, देखिए ये सिमेट्रिकल स्ट्रेच कर रहे हैं हम इसमें। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेच का मतलब क्या है, इसको इज इट सिमेट्रिकल, या लग तो सिमेट्रिकल ही रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा परफेक्ट बना नहीं है, बट ये है। चलिए ठीक है, आप समझ लीजिए कि कहां कहां पे देखिए इस केस में क्या है, ये चेंज हो रहे हैं पोलराइजेबिलिटी इलिप्सॉइड, तो ये रमन एक्टिव हो जाएगा। जबकि दूसरे वाले केस में आप देखें फिर चेंज हो रहे हैं, तो ये भी रमन एक्टिव हो जाएगा। और न्यू थ्री वाइब्रेशन में इनका ओरिएंटेशन वैसे तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ये भी रमन एक्टिव है। तो वाटर के केस में जो तीनों वाइब्रेशन है, न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3, दे ऑल आर रमन एक्टिव। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में सिर्फ एक रमन एक्टिव था। तो ये रमन एक्टिव और रमन इनएक्टिव वाइब्रेशन जो है आपके, जब आप इनको पढ़ेंगे तो ये आपका जब सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स आते हैं जहां पे आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है, वहां पे रमन एक्टिव और रमन इनएक्टिव और आईआर एक्टिव और आईआर इनएक्टिव वाइब्रेशंस की बात होती है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं उसको जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं डेली इसको कन्वर्ट करके डेली लेक्चर बना के 3-4 दिन में इसको खत्म कर दूंगा। बट अनफॉर्चुनेटली देखिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं कहेंगे, इट्स माय प्रोफेशन। कल मेरा एक्चुअली में एक प्रैक्टिकल एग्जाम है, ऑनलाइन मैंने एग्जामिनेशन लेना है, वो 3 दिन तक चलेगा। तो 3 दिन तक तो मैं इसको नहीं अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन टाइम मिला तो ऐसा नहीं है कि नहीं करूंगा, कर भी सकता हूं। तब तक आप इन 2 लेक्चर्स को देखिए, समझिए अच्छी तरीके से, और जानिए कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। अच्छा, अगर आप रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप यूट्यूब में डायरेक्ट आप NPTEL रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सर्च कर लीजिए। उसमें आपको अच्छा मैथमेटिकल बैकग्राउंड के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। हालांकि CSIR नेट और गेट के लिए उसकी जरूरत कभी ही पड़ती है, और इस तरीके की जो सिंपल एग्जाम्पल्स हैं ये भी कई बार नेट और गेट में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो इसको देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हिंदी में फिर ये वीडियो बनाए हैं तो ये एक्सप्लेनेशन वाइज कैसा रहा आप लोगों के लिए रहा। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।